आप एक दिन में जो है वो इससे अपने एग्जाम्स की अच्छी प्रिपरेशन कर। हैंडआउट्स में से जो आप लोगों का पेपर आता है उसकी आप लोगों ने किस तरह से तैयारी करनी है। जितने भी हाइलाइट्स पॉइंट है उनको जस्ट पढ़ें और उसके बाद क्विज़ेस फाइल्स कर लें। आपका 80 to 90% पेपर हो जाए। 60 में से अगर आप लोगों के 20 नंबर भी आ जाते हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। सबसे पहले दरूद सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना व हबीबिना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की वीडियो में हम फाइनल टर्म एग्जाम्स के रिलेटेड कुछ टिप्स शेयर करूँगी मैं आप लोगों के साथ। स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, मैंने उनको विद टाइम भी काफ़ी ज़्यादा गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं इनबॉक्स में भी और वैसे भी ग्रुप में, लेकिन फिर भी जो अभी मतलब एक दिन पहले वो अटेंटिव हुए हैं और अब उन्होंने प्रेपरेशन करनी है तो उनके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे कि हम किस तरह से शॉर्ट टाइम में हमें कोई तरीका बताएंगे हम शॉर्ट टाइम में इसको कवर कर लें, क्योंकि वो जॉब्स करते हैं या मतलब कहीं और जो है वो काम करते हैं या साथ ही कहीं और स्टडी करते हैं, तो इसलिए वो अपना ये वाला जो है स्केड्यूल कैरी नहीं कर पा रहे। तो उनके काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुझे क्वेश्चंस आए हुए थे इनबॉक्स में। वैसे तो मैं जो सोचा था कि चलें आप लोगों को मैंने इनबॉक्स में गाइड कर दिया तो वही इनफ होगा, लेकिन और मैं काफ़ी ज़्यादा बिज़ी थी, लिटरली आई वाज क्वाइट बिज़ी एंड सिक टू, तो इस वजह से मैं टाइम नहीं निकाल पाई, उसके लिए अपोलॉजीज़। चलें जी, आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ जो है वो कुछ फाइनल टर्म एग्ज़ाम्स की टिप्स जो आप चंद मतलब ये समझने कि आप एक दिन में जो है वो इससे अपने एग्ज़ाम्स की अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आप लोगों को जो थ्योरेटिकल है उसके लिहाज से ज़्यादा बताऊंगी कि जो कंसेप्चुअल आप लोगों के आते हैं ना हैंडआउट्स में से जो आप लोगों का पेपर आता है उसकी आप लोगों ने किस तरह से तैयारी करनी है। बाकी जो मैंने कुछ आप लोगों को हाइलाइट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, इसके अलावा मैंने जो फाइल्स प्रोवाइड की हुई हैं मोस्टली जो आप लोगों के इंग्लिश के सब्जेक्ट्स हैं ना उनके वहीं से ही पेपर आता है और वो अच्छे से तैयार करें। उसके साथ साथ आप लोगों के जो क्विज़ेस फाइल्स शेयर की हुई हैं उनको अच्छे से तैयार करें। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आज का मैं आप लोगों के साथ टिप्स शेयर करूँगी ये 3+ CGPA लेने के लिए है। ठीक है, हो गया। तो सबसे पहले आप लोगों ने जो है वो फर्स्ट टिप जो है वो ये है कि आप लोगों ने हैंडआउट्स लाजमी रीड करने हैं। अब मैं जब स्टूडेंट्स को कहती हूँ ना कि हैंडआउट्स रीड करने हैं तो वो कहते हैं कि शायद वो जो इतने पेजेस के मतलब कि कोई 300 पेजेस का 250 पेजेस के वो सारे के सारे रीड करने हैं। भाई सारे के सारे रीड करने बैठो तो आप लोग आइंस्टाइन थोड़ी हो कि एक रात में 200, ना ही मैं इतनी आइंस्टाइन हूँ कि मैं एक रात में मैं कहूँ कि मैं एक रात में जो है वो 200 पेजेस याद करके चली गई और मैं उसमें से सारा का सारा मुझे आता था। इस तरह से हम रीड नहीं करते। हम जब हैंडआउट्स रीड करने का बोलते हैं ना या समझते हैं किसी से सुनते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि स्किम और स्कैन करना है हैंडआउट्स को। स्किम क्या मतलब है, स्कैन का क्या मतलब है। तो देखिए जब हमने किसी चीज़ को फॉर एग्जांपल आपके पास एक लंबा सा पैराग्राफ लिखा हुआ है, ठीक है, आपने क्या करना है उसको अब तो आपके पास उसको समराइज़ करना है। ठीक है, उसमें से जो इंपॉर्टेंट डिफाइन होगी उसको याद कर लेना है, उसमें जो रियल टाइम एग्जांपल आ सकती है उसको याद कर लेना है और बाकी जो चीज़ें हैं ना उनको आपने जब समराइज़ करेंगे ना तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट थिंग्स होंगी वो भी आपके सामने आ जाएंगी। आजकल आपके पास ChatGPT है, AI है, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोगों ने मेरी आज वॉइस इग्नोर करनी है बिकॉज आई वाज क्वाइट सिक और इसी वजह से मैं जो है वो वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि बोला नहीं जा रहा था। तो चलें, मैंने कहा अब आप लोगों को ज़रूरत है और टाइम भी कम है, सुबह आप लोगों का पेपर है, तो चलें कुछ टिप्स अगर आप लोगों का किसी का इसकी वजह से कोई पेपर ज़रा भी ठीक हो जाता है तो ये भी एक बेनिफिट है मेरे लिए भी आप लोगों के लिए भी। तो चलें जी, इसके बाद अब हैंडआउट्स रीड करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। उसके बाद आप लोगों ने जो है वो रिसेंट जो आप लोगों के पेपर्स क्विज़ेस हुए हैं ना, रिसेंट और प्रीवियस जो क्विज़ेस होते हैं ना उसमें से भी आता है, क्योंकि जो आप लोगों को अगर पता हो तो आप लोगों के जो अभी क्विज़ेस आए थे ना, क्विज़ 1 और क्विज़ 2 वो सॉरी क्विज़ 3 और क्विज़ 4 वो वहीं से आए थे जो मैंने प्रीवियस फाइल्स शेयर की हुई थी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा रिपीट होते ही रहते हैं तो वो फाइल्स भी कम नहीं होती, काफ़ी ज़्यादा होती हैं एक सब्जेक्ट की। तो वो सारी कोशिश करें कि वो जो क्विज़ेस फाइल है ना वो 1 से 1.5 घंटा लगा के सारी की सारी करें और उनके जो आंसर्स होते हैं ना वो हैंडआउट से अच्छे से कंफर्म किया करें, क्योंकि मैंने जो प्रोवाइड की होती है ना उनके आंसर्स तो मैं साथ ही लगा देती हूँ, उनके स्क्रीनशॉट भी। बट कुछ ऐसी फाइल्स भी हैं जो मैंने प्रिपेयर नहीं की होती है, जो बाकियों ने की होती है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि बाकियों की सारी फाइल्स गलत होती हैं। ऐसा हो जाता है क्योंकि अब मैं जो करती हूँ वो मैंने साथ साथ हैंडआउट से सर्च करके या कहीं से भी कंफर्म करके लगाया होता है। उन्होंने जल्दी में मतलब जस्ट जो है वो कोई वीडियो बनाने के लिए भी लगा लेते हैं, कई टाइम प्रॉपर दे के लगाते हैं। तो मज़ीद मेरी भी आप कंफर्म कर सकते हैं, आप साथ हैंडआउट ओपन करें और उसको जो है वो एक एक कंफर्म करें। जब आप कंफर्म करेंगे ना तो आपसे इससे आपको ये होगा कि अगर वो किसी डिफ़ाइन में से आया ना तो आपको वो डिफ़ाइन अच्छे से याद हो जाएगी।
अगर वो किसी डिफ़ाइन की एग्जांपल में से आया तो आपको जब वो एग्जांपल आप देखेंगे तो आपको उसकी डिफ़ाइन याद हो जाएगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है कि आपको वो जो टॉपिक होगा आप उसमें से गो थ्रू हो जाएंगे। ठीक है, इसमें मैं इस तरह से प्रिपरेशन करती थी। ठीक है, मैं ये नहीं करती थी कि पहले हैंड आउट पकड़ के बैठ जाना। मैं पहले फाइल्स जो ऑलमोस्ट 4th सेमेस्टर की बात मैंने फ़ाइल से ही प्रिपरेशन की है। ठीक है, और उससे भी अल्हम्दुलिल्लाह 3.7 प्लस 3.8 प्लस 3.65 मतलब इतना मेरा जो है वो CGPA आता रहा है। और उसमें ये होता था कि मेरे पास टीचिंग में करती थी फुल टाइम रात तक, तो टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता था। अब तो खैर काफ़ी ज़्यादा जो है वो मेरे पास टाइम भी होता है। तो उसमें सबसे पहले मैंने सब्जेक्टिव फ़ाइल पकड़नी। ठीक है, कोई भी जो है वो इसलिए पकड़नी ताकि मैं हैंड आउट स्कीम कर सकूँ। ये नहीं कि मैं जो है वो इसको तैयारी, आप लोगों ने सब्जेक्टिव फ़ाइल पकड़ी, आप उसमें से एक एक क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है उसको एक एक जब सर्च करते हैं, जब याद करते हैं, तो जो पॉइंट में से जिस वो टॉपिक में से होता था ना, मैं उस टॉपिक का अगर मुझे समझ आ जाते थे तो ठीक है, अगर नहीं समझ आती थी तो मैं उसको AI से, ChatGPT से या फिर LMS का जो लेक्चर, मैं शॉर्ट लेक्चर कोई अच्छा हो तो ले लेती थी, लेकिन मैं LMS के लेक्चर को प्रेफर करती थी बिकॉज उसमें डीपली जो है वो आप लोगों को चीज़ें दी होती हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ उसके बाद फिर मैंने क्या करना, जब वो सब्जेक्टिव फ़ाइल तैयार हो जाती थी ना, तो उसको मैं हैंड आउट पे पॉइंट आउट कर लेती थी। बाद में मैं सब्जेक्टिव फ़ाइल नहीं पकड़ती थी, बस हैंड आउट पे वो जो पॉइंट्स होते थे ना, पॉइंट आउट जो जितने भी पॉइंट्स होते थे उनको एक दफ़ा रिवाइज़ कर लेना और क्विज़ फाइल्स में से अच्छे से कर लेनी। ठीक है, उसके अलावा अगर वो हाइलाइट्स है ना, तो हाइलाइट्स जो पॉइंट है ना उनको एक दफ़ा रीड कर लेना। एंड अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से मेरा 80 to 90% इंग्लिश के सब्जेक्ट्स का पेपर हो जाता था। बाकी जो एजुकेशन के सब्जेक्ट्स हैं इनका मैंने कभी भी याद नहीं किया था। ठीक है, याद करने से मुराद ये नहीं कि आपने कभी पकड़ना ही नहीं, हैंड आउट पकड़ने हैं, उसके ईच एंड एवरी कंसेप्ट को ईजी वर्डिंग में देखना है। ठीक है, कि ये है क्या, अच्छा इसमें मेन पॉइंट्स ये हैं, मेन पॉइंट्स देख लेने, और अंदर बाकी जो थ्योरेटिकल चीज़ें होती थी वो मैं खुद लिखती थी। ठीक है, तो बाकी जो चीज़ें हैं उसके बाद ये सब्जेक्टिव फ़ाइल आपने पकड़नी है, उसको मैं उसके क्वेश्चंस मेमोराइज़ करना स्टार्ट कर देना, जैसे मैंने आप लोगों को बताया। और जस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइंस आप लोगों ने याद करनी है विद रियल टाइम एग्जांपल्स आप देखें, अगर जैसे साइकोलॉजी हो गई, MGT हो गए, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनमें आपके जो होता है ना पेपर, वो इस तरह से आता है कि थेरी बेस्ड पेपर आते हैं। लाइक आपको सिनेरियोज दिए होते हैं, आपको हो सकता है डिफ़ाइन की एग्जांपल्स दी हों और उन्होंने कहा हो कि ये किस इस पे कौन से ये मॉडल जो है ये किस थेरी की एग्जांपल है, मतलब इस तरह के घुमा फिरा के क्वेश्चन आए होते हैं। तो इसमें आप टू द पॉइंट सारे के सारे, अगर मैं आपसे कहूँ कि साइकोलॉजी के 101 के सारे हाइलाइट्स या हैंडआउट्स याद कर लो और आपका पेपर अच्छा हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो आपको पेपर आता है ना, वो इस तरह से नहीं आता कि ये अच्छा ये बता दो, इसकी डिफाइन बता दो, ये बता दो, ये बता दो, नहीं। आपका जो पेपर आता है वो कंसेप्चुअल आता है। ठीक है, इसका साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स का, सोशियोलॉजी हो गई, एजुकेशन हो गई। ठीक है, इसलिए मैंने कभी भी इनको याद नहीं किया था, हाँ कॉन्सेप्ट अपना क्लियर किया था। अब बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है और ये जो है ना हमारा याद करना क्या होता है, इसमें तो हमें समझ नहीं आ रही। बच्चे, जब मैं कॉन्सेप्ट का कहती हूँ तो उन्हें लगता है कि शायद सारा याद करना है। इसके अलावा आप AI और ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं हैंड आउट को रीड करने के लिए। ठीक है, अब एक जैसे ये है ENG 510 है मेरे पास। ठीक है, इसके मैंने हाइलाइट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं और मैंने बताया भी था कि इसका सारा का सारा पेपर आपका फ़ाइल से आता है। ठीक है, कहीं और से नहीं आता। तो मैंने फ़ाइल के क्वेश्चन भी इवन हाईलाइट, ये देखिए जो मैंने रेड्स के साथ किया हुआ ना, ये आपके फाइल्स के क्वेश्चन हैं। इस तरह की जैसे पिजन है, इसकी मेजर डिफ़ाइन याद करें। ठीक है, ट्रेड लैंग्वेज, इसके बारे में ये जितने भी हाइलाइट्स पॉइंट है उनको जस्ट पढ़ें और उसके बाद क्विज़ फाइल्स कर लें, आपका 80 to 90% पेपर हो जाएगा। ठीक है, मैं फुल गारंटी देती हूँ कि जो डिफाइंस हैं, मेजर जो पॉइंट्स हैं, जस्ट उनको याद करें, बाकी चीज़ों को एक दफ़ा रीड करें और क्विज़ फाइल्स कर लें और चले जाएं। ठीक हो गया, इंग्लिश के सारे सब्जेक्ट्स के। और इसके बाद साइकोलॉजी, जैसे ये साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, तो साइकोलॉजी के सब्जेक्ट्स की मैं ये नहीं कहती कि आप लोग सारा याद करें। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे कि ऑपेरेंट कंडीशनिंग है, ऑपेरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, इसकी आपको 2-3-4 एग्जांपल्स आनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये एक चैप्टर है, ठीक है 21 चैप्टर है, तो इसमें इसको आप क्या कर सकते हैं, सारा का सारा कॉपी करें, ChatGPT का यूज़ कर सकते हैं। ChatGPT आपकी जो है वो हर जगह पे, मतलब आपके व्हाट्सएप में, आपका गूगल में, हर जगह पे मौजूद है। आप वहाँ से इसको जो है वो यूटिलाइज़ करें। इसको ओबियसली ये चीज़ें जो है वो, इनको नेगेटिव वे में अगर देखेंगे तो इनका नेगेटिव
नेगेटिविटी भी बहुत फैलाती हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव वे में देखेंगे तो इनके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इसको पेस्ट करेंगे, पूरा का पूरा चैप्टर कॉपी कर लें। एक टाइम में नहीं होता तो एक टाइम में ना करें, दूसरा टाइम मतलब सेकंड टाइम ये देखिए मैं एक दफ़ा कर लिया ऊपर वाला, अब नीचे वाला कर लेते हैं। और करने के बाद फिर जो है वो हम इसको समराइज़ करवाएंगे कि इसमें क्या चीज़ें हैं, उसको समराइज़ कर दो, तो वो हमें समराइज़ करके दे देगा। ठीक है, अब ऐसे ये मैं देती हूँ इसे, और समराइज़ दीज पॉइंट्स in easy wording with real time examples। आप इससे रियल टाइम एग्जांपल्स भी ले सकती हैं, आप इसे ये भी कह सकते हैं कि सिनेरियो टाइप एग्जांपल्स। तो ये आपको पता है क्या करेगा, ये जितनी भी टर्म्स यूज़ होंगी ना, इसके सिनेरियो बना के आपको एग्जांपल्स देगा। सिनेरियो का मतलब है कि वो फ़लाँ ये बंदा इस तरह से था, वो इस तरह से हुआ, वो ये हुआ, उसे वो ये हो गया, उसे वो हो गया। अब बताएं कि उसके साथ कौन सी जो है वो उसके साथ ये कौन सी कंडीशन उस पर अप्लाई हो रही है। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, तो एक वर्ड का आंसर होता है, लेकिन उसमें मार्क्स आपके इतने ज़्यादा आते हैं। ये तो समझ लें कि साइकोलॉजी अगर आपको समझ आती है ना, तो इसमें मैं बहुत इसे इंटरेस्ट के साथ पढ़ती होती थी, इवन जस्ट शॉर्ट लेक्चर लेने और हाईलाइट करके। हाँ, दूसरी चीज़, जितने भी मेरे कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते थे ना, जैसे साइकोलॉजी होगी, एजुकेशन को नहीं, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, MGT, इनकी मैंने जो है वो हैंड आउट लाजमी मंगवाने होते थे, ताकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, और इसको पढ़ने का मज़ा भी बढ़ाता है कि ये वाली कंडीशन किस तरह से होती है, ये वाली कंडीशन किस तरह से होती है। इस तरह की जब आपको देंगे ना, तो आपको ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें दे देगा, और आपकी इस तरह से जो है वो चीज़ें इन्हांस भी होती हैं। ठीक है, ये देखिए, अब ये वाले पॉइंट्स जस्ट पढ़ें। ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक है, ऑपरेंट कंडीशनिंग की आपको डिफाइन आनी चाहिए, इसकी एक दो एग्जांपल्स आपने देख लेनी है और समझनी है। याद समझ लेंगे ना, तो आप इसकी खुद से भी एग्जांपल दे सकते हैं। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, ये क्या होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया, और पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, अब आपको समझ आ गई है। अब आपको ये चीज़ें निकाल के दे देगा कि ये चीज़ें जो है वो इस तरह से होती हैं। ठीक है, इस तरह से आप इसको निकलवा के इजीली जो है वो इसकी ये देखें, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, और इनकी चारों की एग्जांपल्स भी उसने दे दी हैं। ठीक हो गया, और उसके उनकी सेपरेट डिफाइंस भी दे दी हैं। अब ये मेरे पास एक चैप्टर जो है वो इस तरह से आ गया, इसमें से आपने इनकी डिफाइंस याद कर लेनी है, एग्जाम्पल समझ लेनी है। ठीक हो गया, और ये एक चैप्टर मुझे नहीं लगता कि इस पर आपको आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा। इस तरह से जो है ना वो आप एक दिन में अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसको जस्ट समझना है। इस तरह की जो साइकोलॉजी में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा जो है वो मुश्किलात पेश आ रही थी, तो इस तरह से आपने ना इसको इजी वर्डिंग में, इसको मज़ीद अगर कोई कमांड देंगे ना, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हमें और समझाओ डीपली, इसकी और एग्जांपल्स दे के समझाओ, ये आपको एग्जांपल्स प्रोवाइड करता जाएगा। आप इसे कहेंगे मुझे रियल टाइम, मुझे अपने इर्द गिर्द अपने सराउंडिंग में से एग्जांपल दो, वहाँ से आपको एग्जांपल दे देगा। ठीक है, मेन जो चीज़ होती है ना वो आपकी कॉन्सेप्ट होती है। अगर आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो साइकोलॉजी, एजुकेशन होगी, इस तरह के सब्जेक्ट्स को आप 4/4 CGPA के साथ पास करेंगे। और मेरे साइकोलॉजी के हमें दो सब्जेक्ट थे मेरे साइकोलॉजी के, BS इंग्लिश में 4/4 CGPA है दोनों में। ठीक है, बात होती है इंटरेस्ट की। अगर आप कहेंगे ना कि बस इनसे जान छुड़ानी है, ये ऐसे है वैसे है, कुछ इस तरह के भी स्टूडेंट्स हैं जो ये आपको कहेंगे कि भाई 2 घंटे की बात है, बस एक दफ़ा ये फ़ाइल कर लो, वो फ़ाइल कर लो, हो जाएगा। नहीं, इस तरह से नहीं होता। इस तरह के जो सब्जेक्ट होते हैं उनको फ़ाइल से कुछ भी नहीं आता। फाइल्स में क्या होता है, फाइल्स में ये होता है कि वो जो आपको पिछली दफ़ा क्वेश्चन आए हुए थे उनको पकड़ के आपको जो है वो उसको मतलब करके उसके अंदर पुट कर देते हैं, और जो जितने भी लोगों ने फाइल्स बनाई होती हैं वो उसी के आंसर नीचे लगा देते हैं। हो सकता है अगली दफ़ा उसके क्वेश्चन चेंज हो गए। कंसेप्चुअल होते हैं ना सब्जेक्ट्स, जो थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके हर दफ़ा सेम नहीं आते, सेम क्वेश्चंस नहीं आते। ठीक है, आ भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं, बिल्कुल नहीं आते, लेकिन आपके जो मेजर चीज़ें होती है ना वो आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। जितने भी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं ना उनको इस तरह से तैयार किया करें, क्योंकि जो आपके दूसरे सब्जेक्ट्स हैं ना उनका फाइल से आ जाता है, वही डिफाइंस रिपीट हो रही होती हैं, वही सारे टॉपिक्स। लेकिन इनका ये होता है कि आपका जो टॉपिक है ना पॉजिटिव, ये जैसे ये वाला टॉपिक है, इसमें से वो हो सकता है ये कोई भी चीज़ इसमें से दे दें। लास्ट टाइम पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट आई थी, अगली दफ़ा वो पनिशमेंट दे दें। ठीक है, अब वो पनिशमेंट इस तरह से नहीं देंगे कि डिफाइन पॉजिटिव पनिशमेंट विद एग्जांपल, इस तरह से नहीं होगा। आपको इसकी एग्जांपल दे देंगे या सिनेरियो बना देंगे, और आपने उसमें से जो है वो देखना होगा कि इसमें ये कौन सी पनिशमेंट दी जा रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, मतलब इस तरह से आपने को आइडेंटिफाई करना होगा। तो जब आपको डीप नॉलेज ही नहीं होगा तो किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे आप।
सही हो गया। एमसीक्यूज इस तरह से होते हैं, इवन आपके क्वेश्चंस भी इसी तरह के होते हैं। और एमसीक्यूज आपके 33 नंबर के तुम लोगों के एमसीक्यूज होते हैं। और इस साइकोलॉजी 101 में तो सारे के सारे एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको प्रिपेयर करना है। इसको याद तो बिल्कुल नहीं करना। आपके एमसीक्यूज आएंगे ना, एमसीक्यूज में याद करने की ज़रूरत नहीं होती। एक दफ़ा जस्ट इसको पढ़ें, इस तरह से तैयारी करें, हर चैप्टर को समराइज़ करवाएं, हर चैप्टर को डीपली एक दफ़ा समझ लें। आप पूरे के पूरे एमसीक्यूज करके आएंगे, ये मैं आप लोगों को गारंटी देती हूँ, ठीक है। अगर आप एक दफ़ा इसको समझ लेंगे ना, याद नहीं करना। एमसीक्यूज कौन याद करता है? एमसीक्यूज तो एक दफ़ा बंदा पढ़ ले तो खुद ही याद आता है अगले जाके वहाँ पे। अगर आपने मैं आपका एक बात का यकीन ही नहीं कर सकती कि अगर आपने एक दफ़ा इस चीज़ को पढ़ा है, इस डिफाइन को पढ़ा है, इसकी एग्जांपल पढ़ी है और आप जाके वहाँ पे भूल ही गए हैं कि ये इस ऑप्शन का ये वाला जो है वो राइट आंसर है, इस तरह से हो ही नहीं सकता। आप इसको अच्छे से करें, इस तरह से करें, ठीक है। कल इतने दिनों से साइकोलॉजी को रो रहे हैं, मैं बारहा बता चुकी हूँ, लेकिन उनको समझ ही नहीं आ रही किसी को कि किस तरह से करना है हर चीज़। आप इस तरह से शॉर्ट लेक्चर ना भी लेंगे ना, शॉर्ट लेक्चर में भी आपको इतना डीपली नहीं समझाया जाता जितना यहाँ पे मिल जाता है। एग्जांपल्स, रियल टाइम एग्जांपल वहाँ पे कोई भी नहीं इतनी अच्छी देता, ठीक है। इसको कहे कि इजी इंग्लिश में रियल टाइम एग्जांपल्स दे, ये आपको रियल टाइम एग्जांपल्स के साथ जो है वो चीज़ें क्लियर करेगा। तो यहाँ से अपनी चीज़ें क्लियर किया करें। उसके बाद आप सब्जेक्टिव फाइल पकड़े, इस साइकोलॉजी 101 की ना पकड़ें, इसकी तो आपके आता ही नहीं है। साइकोलॉजी 406 की जो बात कर रही हूँ ना, उसकी सब्जेक्टिव फाइल पकड़ ले, या सोशियोलॉजी एजुकेशन जो भी है उसकी आप तैयार करेंगे, वहाँ से तैयार कर ले। उसके बाद जो है वो 1-2 क्विज़ फाइल कर लें, डेट्स इट। एक दिन में आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। टाइम को जो है ना, टाइम हार्ड वर्क होता है, एक होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क तो ज़रूरी होता है, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क के लिए ऑब्वियसली टाइम भी रिक्वायर्ड है, कंसिस्टेंसी भी रिक्वायर्ड है, लेकिन अगर आप वो नहीं पे कर सकते तो आप स्मार्ट वर्क कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। आपके पास इतने AI टूल्स हैं, आपके पास इतनी चीज़ें हैं, यहाँ से अब तो ट्यूटर की ज़रूरत ही नहीं है। इतनी ज़्यादा आपके पास जो है वो फैसिलिटीज़ हैं, उनको यूटिलाइज़ करें। और फजूल टाइम जो आप ग्रुप्स में वेस्ट करते हैं ना, वो ना किया करें। ग्रुप्स में जब आप टाइम वेस्ट करते हैं ना, आपका भी टाइम वेस्ट होता है, अगले बंदे का भी वेस्ट हो रहा होता है, और आपको समझ ही नहीं आ रही होती कि आपको ये मोबाइल, ये जो डिवाइसेस हैं, ये क्यों फैसिलिटेट करवाई गई हैं। ऑब्वियसली स्टडी के लिए दी गई हैं आप लोगों को, और आप इनका किस तरह से यूटिलाइज़ कर रहे हैं, ठीक है। आपको अपना मकसद समझने की ज़रूरत होती है। आप जॉब्स करते हैं, आप इतनी चीज़ें, आप नेट का बिल दे रहे हैं, आप फीसेस दे रहे हैं, आप जॉब्स कर रहे हैं अपनी फ़ीस को जो है वो पूरा करने के लिए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि जिसके लिए आप ये सारा कुछ कर रहे हैं उसको टाइम ही नहीं देना। उसको जब टाइम होता है तब आप ग्रुप्स में आ जाते हैं कि हम बताएं हम किस तरह से प्रिपरेशन करें। जब आपको बताया जा रहा होता है तब आपको चैटिंग करनी होती है। तो इन चीज़ों को एक साइड पे रख, आपने स्टडी करनी होती है ना, तो आप व्हाट्सएप को लॉन्ग प्रेस करेंगे ना, तो वहाँ पे ऐप इन्फो का ऑप्शन आता है। ऐप इन्फो में जाएंगे, वहाँ से आपने अपने व्हाट्सएप का डाटा जो है वो डिसेबल कर देना, डाटा और वाईफाई डिसेबल कर देना, ठीक है। डिसेबल करेंगे, उसके बाद आपको वहाँ से आप वहाँ से व्हाट्सएप से फाइल्स उठाएं, व्हाट्सएप को ओपन करें, वहाँ पे कोई टेक्स्ट आपको नहीं आएगा, ना आपका जाएगा, ना आपको डिस्टर्बेंस होगी, ठीक है। आप मोबाइल को यूटिलाइज़ करें, यूट्यूब से प्रिपरेशन करें, जहाँ से मर्जी करें। आपको व्हाट्सएप, मेन जो आप लोगों के डिस्ट्रैक्टर है ना, वो आपको व्हाट्सएप है, ठीक है। इसको आप साइड पे कर देंगे, आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। दूसरी चीज़ जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, वो मुझसे पासिंग मार्क्स पूछ रहे थे कि फाइनल टर्म में हमें कितने मार्क्स की ज़रूरत है। तो देखिए, अगर आप लोगों के मिड्स में 20 या 25 मार्क्स हैं ना, 20 या 25 मार्क्स हैं, तो फाइनल टर्म में आपको 20 मार्क्स भी आगे तो आप लोग पास हैं, ठीक है। एक्टिविटीज़ को मिला के आप इजीली पास हो जाएंगे। 60 में से अगर आप लोगों के 20 नंबर भी आ जाते हैं तो आप इजीली पास हो जाएंगे। लेकिन पास होने का फिर मज़ा ही क्या अगर आपने पास ही होना है। आपने फाइनल टर्म में मार्जिन रखना है 40+ का, ठीक है, 40 से ऊपर का। 33 नंबर के MCQs हैं, 33 में से लाइक अगर आप 40 MCQs करते हैं, उसमें से 33 या 30 तो एटलीस्ट आप लोगों के करेक्ट हो ही जाएंगे, ठीक है। 30 के बाद फिर आप लोगों के आ जाता है सब्जेक्टिव में से आप जितने भी मार्क्स का है उसमें से एटलीस्ट आपके 10 नंबर तो आ ही जाएंगे, ठीक है। तो 40+ पे चले जाता है आपका काम, तो इजीली आप 40+ ले सकते हैं। लेकिन मैं जो स्टूडेंट्स को कहती हूँ, तो आप लोगों ने एटलीस्ट 40+ जो है वो उसका मार्जिन रखना है, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट्स के जस्ट 8 नंबर थे मिड्स में, पूरे उन्होंने पास किए, तो देखिए आपको पासिंग मार्क्स के लिए 50 मार्क्स एटलीस्ट लेने लाजमी है, ठीक है। 50 नंबर आप लोगों के होने चाहिए 100 में से। अब 100 किस तरह से, 38 या 40 नंबर का आपका मिड था और 60 नंबर का आप लोगों का फाइनल है, ठीक है, 60 नंबर का। तो मिड में अगर 10 नंबर भी हैं, 8-10 नंबर हैं, तो फाइनल में आपको 30 नंबर एटलीस्ट लेने पड़ते हैं। 30 नंबर, 25 से 30 नंबर आप लेंगे देन आप पास होते हैं। और पास भी देखिए, पासिंग के लिए ये आप लोगों की जो है वो ग्रेडिंग स्कीम आप लोगों को नज़र आ रही होगी। ये देखिए, आप लोगों की अगर पासिंग मार्क्स मतलब 50 to 60% आते हैं ना, तो आपका ग्रेड बनेगा D,
ठीक है। तो डी ग्रेड से पास होने का कोई इतना फ़ायदा नहीं होता, डी ग्रेड वाले सब्जेक्ट्स आपको इम्प्रूव भी करने पड़ते हैं, और वैसे भी डी ग्रेड लेके आप क्या ही कर लेंगे। तो अगर आप जो है वो उसमें लाइक मिड में आपके 20 नंबर हैं और अब आप 40 से 40 प्लस नंबर ले लेते हैं, 40 से अबव, ठीक है, तो फिर आपका ग्रेड बन सकता है बी पॉजिटिव या फिर ए नेगेटिव, ठीक है, ए नेगेटिव बनेगा। और अगर आप जो है वो इससे भी ज़्यादा, मतलब कि अगर आप 50 मार्क्स ले लेते हैं, क्योंकि फ़ाइनल के जब आपका रिज़ल्ट आएगा ना तो उसमें मार्क्स नहीं शो होंगे कि आपके 60 में से कितने नंबर आए हैं, बल्कि ओवरऑल आपका CGPA शो होगा कि आपने इस सब्जेक्ट में जो है वो 3 पॉइंट कितना CGPA लिया है, 3 लिया है, 2 लिया है, इस सब्जेक्ट में इतना आया है, इस सब्जेक्ट में इतना आया है। फिर उस हिसाब से जितना आपका CGPA होगा उस हिसाब से आपकी परसेंटेज लगी होगी, और जितना परसेंटेज होगी उस हिसाब से आप लोगों के ग्रेड्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों ने जो है वो अपनी ग्रेड बुक के हिसाब से इतना मार्जिन रखना है कि हमने एटलीस्ट इतने % मार्क्स सिक्योर करने हैं ताकि हमारा ग्रेड हर सब्जेक्ट में जो है वो इतना आए, ठीक है। जो अच्छे ग्रेड्स होते हैं वो ओबियसली आप लोगों के बी पॉजिटिव, ठीक है, B+, बी नेगेटिव, ये अच्छे ग्रेड्स हैं, लाइक आप लोगों के 3 CGPA पर बनते हैं, ठीक है। बी ग्रेड जो आप लोगों का होता है ना वो 3 CGPA पे बनता है, बी पॉजिटिव भी 3 CGPA पे बनता है, B+, ठीक है। ए नेगेटिव जो है ये आप लोगों का 3.66 पे बनता है और ये भी अच्छा ग्रेड होता है। तो आप लोग हर सब्जेक्ट में अगर इतने अच्छे ग्रेड्स ले रहे हैं तो आप लोगों का CGPA जो ओवरऑल आपको सेमेस्टर का CGPA है ना वो आपका 3.8 पे भी जा सकता है, ठीक है, अगर आप इस तरह से ले रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आप लोगों पे। अब यहाँ से आप लोगों का स्टार्ट है अभी जर्नी, और यहाँ से अगर आप लोग इतने लो CGPA लेंगे तो आप लोग नेक्स्ट जो आप लोगों की मतलब एंडिंग आपकी सेमेस्टर्स होंगे जिसमें 6, 7, 8 सेमेस्टर्स होते हैं, उसमें CGPA बहुत डाउन हो जाता है, ठीक है। उस पर आपके रिसर्च प्रोजेक्ट्स होते हैं, उसमें आपके सब्जेक्ट्स भी डिफ़िकल्ट होते हैं, तो वहाँ पर डाउन होना होता है। तो अगर आप पीछे से आपका CGPA 3.8 है या 3+ है, देन ही आप वहाँ पे। अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इस तरह के हैं जिनके अभी 2 CGPA भी नहीं है और डिग्री एंड हो रही है, और उनको डिग्री नहीं मिल सकती क्योंकि उनका 2 CGPA ही नहीं है। डिग्री लेने के लिए आपको एटलीस्ट 2 CGPA लेना लाजमी होता है, ठीक है। तो आपने लाजमी अपना CGPA जो है वो 3+ करने की कोशिश करनी है ताकि आगे जाके अप एंड डाउन जैसे भी हों तो आपका CGPA 2 से नीचे ना जाए, ठीक हो गया। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स जो मैं चाह रही थी कि आप लोगों को फाइनल एग्ज़ाम्स देने से पहले पता हो, ठीक है। बाद में आप आके रोएं कि हमें तो ये पता ही नहीं था, हमें तो ये जो है वो किसी ने बताया ही नहीं कि किस तरह से इसकी मार्किंग होती है, क्या होता है क्या नहीं। फाइनल टर्म की आपका ओवरऑल आपको नहीं बताया जाएगा कि आपकी एक्टिविटीज़ में कितने थे, आपको नहीं बताया जाएगा कि आपकी मिड में कितने थे, मिड का तो आपको भी पता है ना। तो ओवरऑल जब फाइनल का रिजल्ट आएगा तो ये नहीं बताया जाएगा, ठीक है। आपको नहीं बताया जाएगा फाइनल में कितने आए हैं, आपको जस्ट बुक के आगे आप लोगों का CGPA होगा, परसेंटेज होगी और ग्रेड होगा, ठीक हो गया, सारा टोटल करके तीनों चीज़ों का। तो इसलिए आप लोगों ने ट्राई करना है कि अपना जो मार्जिन है वो 40+ का रखें, और वो जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उन्होंने 25+ का रखना है, ठीक है। 25 मार्क्स, एटलीस्ट 25 मार्क्स आपने लाजमी लेने हैं, चाहे आपके 8 नंबर है चाहे आपकी 10 नंबर है, ठीक हो गया। तो चलें जी, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव सी वीडियोस आप लोगों तक पहुँचती। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।